द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, चैप्टर 4। बड़ा कैसे सोचें, हाउ टू थिंक बिग। हाल ही में मैंने एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोजगार विशेषज्ञ से चर्चा की। यह विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेज में जाकर वहां के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी के लिए एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनती थी। उसकी बातों से लगा जैसे वो छात्रों के रवैये से निराश थी। मैं हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज सीनियर्स का इंटरव्यू लेती हूँ जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वह होती है उनकी प्रेरणा, उनका प्रयोजन। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है, या किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों से चर्चा करती हूँ उनमें से ज़्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मैं खुश नहीं हूँ। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह 22 साल के लड़के हमारी बाकी किसी चीज़ से ज़्यादा हमारे रिटायरमेंट प्लान में रुचि लेते हैं। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है, क्या मुझे घूमने को मिलेगा? उनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं? आज के युवा बाकी बातों में तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि वे अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में तरक्की का कोई युग है तो यही है। अब अगर इतने सारे लोगों का सोच इतना छोटा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े कैरियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पौंड के हिसाब से नहीं मापा जाता, न ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से मापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से मापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धि के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वह इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि वह सोचता है, मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूँ। टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम रिचर्ड्स से मिलने नहीं चाहता। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगे? पीट एक छोटी सी रकम लिख देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है, जबकि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह पाना चाहता है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें यह अच्छी सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जाने, परंतु ज़्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जाने। ज़्यादातर आत्ममूल्यांकन में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हो, अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है, परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाएं तो हम परेशानियों में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नज़रों में कम हो जाएगा। यहाँ एक अभ्यास दिया जा रहा है जिससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सनल के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आजमाया है। यह वाकई काम करता है। पहला, अपने 5 प्रमुख गुणों को तय कीजिए। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लीजिए, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार आदमी जो आपको सच्ची राय दे सके। दूसरा, हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख लीजिए जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें यह गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर पाएंगे कि आप किसी न किसी बात पर कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं, इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं
और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए दुर्भेद शब्द का प्रयोग करता है या बचत की जगह मितव्ययिता शब्द का प्रयोग करता है, उसके बारे में हम यह जान जाते हैं कि उसके शब्दावली का दायरा बड़ा है। परंतु क्या उसके पास एक बड़े चिंतन की शब्दावली है? शायद नहीं। जो लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग ऐसे अलंकारिक वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है, वे दरअसल दिखावटी और घमंडी लोग होते हैं। और दिखावटी लोग आमतौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी आदमी की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसकी शब्दों की संख्या या आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो यह है कि उसके शब्दों का उस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ एक मूलभूत बात बताई जा रही है। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते हैं, हम तस्वीरों और या बिंबों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब इन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल लेता है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई यह कहता है जिम ने एक नया स्प्लिट लेवल खरीदा है, तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है। परंतु अगर आपको बताया जाता है जिम ने एक नया रेंच हाउस खरीदा है, तो आपके दिमाग में दूसरी ही तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती है। इसे इस तरीके से देखें, जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्में दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह की फिल्में दिखाएंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। इस वाक्य का लोगों पर क्या असर होगा? वे लोग इन शब्दों में हार और निराशा और दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्द में छुपे हुए हैं। इसके बजाय अगर आप कहते हैं यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा। वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हैं हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरों के दिमाग में आप एक ऐसी तस्वीर बना देंगे जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय यह कहिए हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य से आप एक ऐसी मानसिक तस्वीर बना देंगे जिसमें आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है। या किसी समूह से कहें हमने काफ़ी बड़ा खर्च कर डाला और लोगों को लगता है कि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य है। इसके बजाय यह कहिए हमने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, और लोग एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जिसमें बाद में लाभ लौटता हुआ दिखता है, और यह एक बहुत सुखद दृश्य होता है। मुद्दे की बात यह है, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़े सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सके। जैसे हम कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं हम अभी हारे नहीं हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। दूसरा, मैंने पहले भी यह बिजनेस किया था और मैं इसमें असफल हो गया था। मैं अब दोबारा भूल कर कोशिश नहीं करूँगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं मैं एक बार इसमें ज़रूर असफल हुआ था, परंतु उसमें गलती मेरी ही थी। अब मैं एक बार फिर कोशिश करके देखूंगा और उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। तीसरा, मैंने कोशिश करके देखा है परंतु यह माल बिकता ही नहीं है, लोग इसे नहीं खरीदना चाहते हैं। इसे हम ऐसे बोल के देखें अब तक मैं यह माल नहीं बेच पाया हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि यह अच्छा है और मैं ऐसा फॉर्मूला ढूंढ ही लूँगा जिससे यह धड़ाधड़ बिकने लगे। बड़े चिंतन की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके। यहाँ 4 तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बड़े चिंतन की शब्दावली विकसित कर सकते हैं। पहला, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े, सकारात्मक, आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कीजिए। जब कोई आपसे पूछता है आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप उसे जवाब देते हैं मैं थका हुआ हूँ, मुझे सिर दर्द है, काश कि आज शनिवार होता, मेरा आज बहुत बुरा हाल है, तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों बिगाड़ रहे हैं। इसका अभ्यास करें। यह एक बहुत आसान बात है परंतु इसमें बहुत शक्ति है। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या आप आज कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और आप कैसे हैं, या कहिए बेहतरीन या शानदार। हर मौके पर कहिए कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं
और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे। एक ऐसा आदमी बनिए जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है, इससे दोस्त बनते हैं। दूसरा, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कीजिए। यह नियम बना लें कि आप अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों, तो आप उसकी बड़े शब्दों में तारीफ करें। हाँ, वह बढ़िया आदमी है, लोग कहते हैं उसका काम बहुत बढ़िया है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप उसकी बुराई ना करें या घटिया भाषा का इस्तेमाल ना करें। देर सबेर तीसरे आदमी को पता चल ही जाता है कि आपने क्या कहा था, और आपने जो बुराई की थी वह आपको ही बुरा बना सकती है। तीसरा, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग कीजिए। हर मौके पर लोगों की तारीफ कीजिए। अपनी पत्नी या पति की हर रोज़ तारीफ करें। अपने साथ काम करने वालों की हर रोज़ तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ हो जाए तो यह सफलता का औजार बन सकती है। इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग बार बार हर बार करें। लोगों के हुलिये, उनके काम, उनकी उपलब्धियों, उनके परिवार की तारीफ करें। चौथा, दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ, हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में आशा जाग जाती है। परंतु जब वे इस तरह की कोई बात सुनते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, हमें यह काम करना है, तो दिमाग की फिल्म बोझिल, बोरिंग हो जाती है और वे भी इसी तरह के हो जाते हैं। जीत का वादा कीजिए और उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा कीजिए और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। महल बनाइए, कब्र मत खोदिए। यह मत देखिए कि क्या है, यह देखिए कि क्या हो सकता है। बड़े चिंतक सिर्फ यही नहीं देखते हैं कि क्या है, वह यह भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। पहला, रियल एस्टेट की कीमत कैसे बढ़ती है। एक बेहद सफल रियल्टर जो ग्रामीण इलाके की जायदाद का विशेषज्ञ है, का कहना है कि अगर हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं तो इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। जहां आज कुछ नहीं है, वहां कल क्या हो सकता है, इस बात की कल्पना करना हमें सीखना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा, ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ ज़्यादातर ज़मीन जायदाद बहुत आकर्षक नहीं होती। मैं इसलिए सफल हुआ हूँ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को यह नहीं बताता कि उनके फॉर्म की हालत अभी कैसी है। मैं अपने पूरे सेल्स प्लान को इस बात के चारों तरफ बनाता हूँ कि यह फॉर्म भविष्य में क्या बन सकता है। ग्राहक को अगर मैं सीधे तरीके से यह बताऊं, इस फॉर्म में इतने एकड़ ज़मीन, इतने एकड़ पेड़ और यह शहर से इतनी मील दूर है, तो इससे वह उत्साहित नहीं होगा और इसे कभी नहीं खरीदेगा। परंतु जब मैं उसे एक ऐसी योजना बताता हूँ कि वह इस फर्म पर क्या क्या कर सकता है, तो वह इस फर्म को खुशी खुशी खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे किस तरह करता हूँ। उसने अपना ब्रीफ केस खोला और एक फ़ाइल निकाली। उसने कहा, यह फॉर्म अभी अभी मेरे पास आया है। यह भी बाकी फॉर्मों की तरह है। यह शहर से 43 मील की दूरी पर है। इसका घर टूटी फूटी हालत में है और पिछले 5 सालों से यहाँ खेती नहीं हुई है। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने इस जगह का पूरा अध्ययन करने के लिए पिछले सप्ताह यहाँ 2 दिन गुजारे। मैंने इस पूरी जगह के कई चक्कर लगाए। मैंने पड़ोसी फर्मों को भी देखा। मैंने वर्तमान और प्रस्तावित हाईवे प्लान के संदर्भ में भी फॉर्म की लोकेशन को देखा। मैंने खुद से पूछा, यह फॉर्म किस बड़े काम के लिए प्रयुक्त है। मुझे इसमें 3 संभावनाएं दिखी। मैंने तीनों की योजना बना ली। उसने मुझे यह योजना दिखाई। हर योजना स्पष्ट थी और विस्तार से बनी थी। एक प्लान में सुझाव दिया गया था कि फॉर्म को घुड़सवारी के अस्तबल में बदल दिया जाए। इस प्लान में बताया गया था कि विचार दमदार है, शहर बढ़ रहा है, लोग गांव को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, लोग मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, सड़कें अच्छी हैं। इस प्लान में बताया गया था कि किस तरह यहाँ पर काफ़ी घोड़े रखे जा सकते हैं, जिससे घुड़सवारी से काफ़ी आमदनी की जा सकती है। घुड़सवारी के अस्तबल का विचार काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रेरक था। योजना को स्पष्ट, विस्तृत और दमदार होना चाहिए। मैं देख सकता था कि पेड़ों के बीच से गुजरती हुई 1 दर्जन दंपत्ति घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। इसी तरीके से इस मेहनती सेल्समैन ने दूसरी विस्तृत योजना बनाई कि किस तरह इसे वृक्षों के फॉर्म में बदला जा सकता है, और तीसरी योजना थी कि यहाँ पर वृक्षों के फॉर्म के साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया जा सकता है।
अब जब मैं अपने ग्राहकों से चर्चा करता हूँ तो मुझे यह विश्वास नहीं दिलाना होता कि इसकी वर्तमान हालत में इस फर्म को खरीदना एक अच्छा सौदा है। मैं उन्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें फर्म पैसा बनाने का व्यवसाय बन जाता है। इससे मैं न सिर्फ ज़्यादा फर्म बेच सकता हूँ और ज़्यादा तेजी से बेच सकता हूँ, बल्कि ज़्यादातर बेचने के मेरे तरीके का एक और फायदा भी है। मैं अपने प्रतियोगियों से ज़्यादा कीमत पर फर्म बेच सकता हूँ। लोग जमीन और एक विचार के लिए जो कीमत देते हैं वह सिर्फ जमीन के लिए दी गई कीमत से स्वाभाविक तौर पर ज्यादा होती है। इसी कारण ज्यादातर लोग अपने फर्मों को मेरे यहाँ से बेचना चाहते हैं और हर बिक्री पर मेरा कमीशन बढ़ता जाता है। इसका संदेश यह है, वर्तमान में चीज़ें कैसी है यह देखने के बजाय यह देखें कि वह भविष्य में कैसी हो सकती है। कल्पना शक्ति से हर चीज़ ज़्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है, वह केवल वर्तमान में ही उलझा नहीं रहता। दूसरा, एक ग्राहक का मूल्य कितना होता है। एक डिपार्टमेंट स्टोर एग्जीक्यूटिव मैनेजरों की मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, हालांकि मेरे विचार आपको पुराने जमाने के लगेंगे, परंतु मैं उस विचारधारा की हूँ कि अगर आप अपने ग्राहकों से दोस्ताना शालीन व्यवहार करेंगे तो वे बार बार आपके पास आएंगे। एक दिन मैं अपने स्टोर में घूम रही थी। मैंने अपने सेल्समैन को एक ग्राहक से बहस करते सुना। ग्राहक गुस्से से बाहर चला गया। इसके बाद सेल्समैन ने दूसरे सेल्समैन से कहा, मैं $1 के ग्राहक के पीछे अपना समय क्यों खराब करूं? उसके ज़रूरत के सामान के लिए पूरे स्टोर को क्यों छानूं? वह इस काबिल ही नहीं है। मैं वहाँ से चली आई, एग्जीक्यूटिव ने कहा, परंतु मैं अपने दिमाग से उस बात को नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा कि यह बहुत गंभीर मामला है कि हमारे सेल्समैन ग्राहकों को $1 की श्रेणी में रखने लगे हैं। मैंने तभी यह फैसला किया कि सोच के इस ढंग को बदलना होगा। जब मैं वापस अपने ऑफिस में पहुंची तो मैंने अपने रिसर्च डायरेक्टर को बुलाया कि हमारे स्टोर में पिछले साल औसत ग्राहक ने कितने पैसे का माल खरीदा। उसने मुझे जो आंकड़ा बताया उससे मुझे भी हैरत हुई। हमारे रिसर्च डायरेक्टर के आंकड़ों के हिसाब से औसत ग्राहक ने हमारे स्टोर से $362 का सामान खरीदा। इसके बाद मैंने अपने सुपरवाइजर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें यह घटना बताई। फिर मैंने उन्हें यह बताया कि हमारे ग्राहक का मूल्य वास्तव में कितना है। हर बार मैंने जब इन लोगों को यह समझा दिया कि किसी ग्राहक को एक बार की खरीदारी के हिसाब से नहीं तौलना चाहिए, बल्कि सालाना खरीदारी के हिसाब से तौलना चाहिए, तो हमारे स्टोर में ग्राहकों के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। रिटेलिंग एग्जीक्यूटिव की यह बात किसी भी तरह के बिजनेस पर लागू होती है। बार बार के बिजनेस में लाभ होता है। अक्सर कई धंधों में शुरुआत में तो कोई लाभ ही नहीं होता। ग्राहकों की भविष्य की खरीद को देखें, यह न देखें कि वे वर्तमान में क्या खरीद रहे हैं। तीसरा, अंधे दूध वाले का मामला। हैरत की बात है कि लोग किस तरह भावी संभावना के प्रति अंधे होते हैं। कुछ साल पहले एक युवा दूध वाला हमारे घर पर दूध के बिजनेस के सिलसिले में आया। मैंने उसे समझाया कि हमारा दूध वाला अच्छा दूध देता है और हम उसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं। फिर मैंने उसे सुझाव दिया कि वह पड़ोस की महिला से पूछ ले। इसके जवाब में उसने जवाब दिया, मैंने पड़ोस की महिला से पहले ही बात कर ली है, परंतु वे लोग 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध ही लेते हैं और मैं इतनी कम रकम के लिए यहाँ रुकूं, यह फायदे का सौदा नहीं होगा। शायद आपकी बात सही हो, मैंने कहा, परंतु जब आप मेरी पड़ोसन से बात कर रहे थे तो आपने यह नहीं देखा कि उस घर में दूध की मांग 1-2 महीने में बढ़ने वाली है। उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है जो निश्चित रूप से काफी दूध पिएगा। उस युवक ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे घूसा मार दिया गया हो और फिर उसने कहा, कोई इंसान कितना अंधा हो सकता है। कभी जो परिवार 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध खरीदता था, आज वही परिवार 2 दिन में 7 क्वार्ट दूध खरीदता है। परंतु वह दूध वाला भविष्यदर्शी नहीं था। उस छोटे बच्चे के अब 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन और हो चुके हैं और मुझे जानकारी मिली है कि उनके यहाँ एक और बच्चा पैदा होने वाला है। हम कितने अंधे हो सकते हैं। इसलिए यह देखें कि क्या हो सकता है, सिर्फ यही न देखें कि क्या है। जो स्कूल टीचर जिमी के सिर्फ वर्तमान व्यवहार के बारे में सोचेगा, वह यही सोचेगा कि जिमी बदतमीज, पिछड़ा और गंवार है। परंतु अगर टीचर ऐसा सोचेगा तो इससे जिमी का विकास नहीं हो पाएगा। परंतु जो टीचर जिमी की संभावनाओं को देख सकेगा, वही उसका विकास कर पाएगा। चौथा, कौन सी चीज आपका मूल्य तय करती है। कुछ सप्ताह पहले एक प्रशिक्षण सत्र के बाद एक युवक मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ कुछ मिनट बात करना चाहता है। मैं इस युवक को जानता हूँ। इसकी उम्र अभी 26 साल की है और यह बहुत ही गरीब घर से आया था।
इसके अलावा मैं यह भी जानता था कि इसके शुरुआती वयस्क जीवन में इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। मैं यह भी जानता था कि वह ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। कॉफी पीते हुए हमने उसकी तकनीकी समस्या का हल ढूंढ लिया और फिर हमारी चर्चा इस तरफ मुड़ गई कि किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रख सकते हैं। उसकी बातों ने इस सवाल का सीधा और बढ़िया जवाब दे दिया। मेरे पास बैंक में $200 हैं। क्लर्क की मेरी नौकरी में तनख्वाह ज्यादा नहीं है और न ही यह कोई जिम्मेदारी वाला नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। उसने कहा, परंतु प्रोफेसर, मैंने यह तय कर लिया है कि मेरे पास जो नहीं है उसे मैं अपनी राह में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने उसे विस्तार से उसका पूरा मतलब समझाने के लिए कहा। उसने कहा, देखिए, मैं काफी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने पाया है जो लोग गरीब होते हैं वे अपने वर्तमान को देखते हैं। वे सिर्फ अपने वर्तमान को ही देख पाते हैं। वे भविष्य को नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपना घटिया वर्तमान को ही देख पाते हैं। मेरे पड़ोसी का उदाहरण ले। वह लगातार रोता रहता है कि उसकी तनख्वाह कम है। उसकी छत लगातार टपकती रहती है। प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिल जाते हैं। डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वह लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वह गरीब है और इसलिए वह यह मान लेता है कि वह हमेशा गरीब ही बना रहेगा। वह इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसे जिंदगी भर उसी टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सजा मिली हो। मेरा दोस्त अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, अगर मैं अपने वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट और हैमबर्गर का भोजन, तो मैं भी जल्द ही निराश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ नहीं है और मैं जिंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूंगा। परंतु मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूँ। मैं यह देखता हूँ कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूँ। मैं अपने आप को क्लर्क के रूप में नहीं देखता, बल्कि एग्जीक्यूटिव के रूप में देखता हूँ। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं बढ़िया नई उपनगरीय घर को देखता हूँ। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह से देखता हूँ तो मैं ज्यादा बड़ा अनुभव करता हूँ और बड़ा सोच पाता हूँ। और मेरे पास इस बात का बहुत अनुभव है कि इससे फायदा होता है। क्या यह खुद को मूल्यवान बनाने की बढ़िया योजना नहीं है? यह युवक वास्तव में अच्छी जिंदगी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बजाय यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। दुनिया हम पर कीमत का जो टैग लगाती है वह उस टैग के अनुरूप ही होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी संभावनाओं को किस तरह देख सकते हैं। मैं इन्हें मूल्य बढ़ाने वाले अभ्यास कहता हूँ। पहला, चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास कीजिए। रियल एस्टेट का उदाहरण याद करें। खुद से पूछें, किस तरह मैं इस कमरे या इस घर या इस बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। चीज़ों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें। कोई भी चीज़, चाहे वह खाली प्लॉट हो, घर हो या बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है जो उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। दूसरा, लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। जब आप असफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे तो आपके पास ज्यादातर काम लोगों का विकास करना होगा। खुद से पूछें, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूँ? मैं किस तरह उन्हें ज्यादा प्रभावी बना सकता हूँ? याद रखें, किसी आदमी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होगी। तीसरा, खुद का मूल्य बढ़ाने का प्रयास करें। खुद के साथ हर रोज एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से ना करें। इस बात से ना करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें। इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर उस संभावित मूल्य को हासिल करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। मध्यम आकार की प्रिंटिंग कंपनी के रिटायर्ड मालिक मैनेजर ने मुझे बताया कि उसने अपने उत्तराधिकारी किसे चुना। उसने कहा, 5 साल पहले मुझे अकाउंटिंग और ऑफिस के बाकी काम के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत थी। मैंने हैरी नाम के 26 वर्षीय युवक को काम पर रख लिया। उसे प्रिंटिंग बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, परंतु उसके रिकॉर्ड से पता चलता था कि वह एक अच्छा अकाउंटेंट था। 1.5 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ तो हमने उसे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बना दिया।
जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हैरी में एक ऐसा गुण था जो उसे बाकी सब लोगों से आगे कर देता था। हैरी पूरी कंपनी में गंभीरता से सच्ची रुचि लेता था। वह सिर्फ चेक नहीं लिखता था, वह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखता था। जब भी वह देखता था कि वह बाकी कर्मचारियों की मदद कर सकता है, वह तत्काल काम में जुट जाता था। हैरी के आने से 1 साल के भीतर हमारे कुछ कर्मचारी चले गए। हैरी हमारे पास एक फ्रिज बेनिफिट प्रोग्राम लेकर आया और उसका कहना था कि इससे लागत कम आएगी और इससे सचमुच लाभ होगा। हैरी ने और भी कई काम किए जिनसे सिर्फ उसके विभाग को नहीं बल्कि पूरी कंपनी को फायदा हुआ। उसने हमारे उत्पादन विभाग का लागत अध्ययन तैयार किया और बताया कि किस तरह $30,000 की नई मशीनों में निवेश करके हम ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक बार हमारा माल नहीं बिक पा रहा था। हैरी हमारे सेल्स मैनेजर के पास गया और उसने इस तरह की बात कही, मैं सेल्स के बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। हैरी के दिमाग में कई अच्छे विचार थे जिनकी वजह से हमारी बिक्री बढ़ गई। जब भी कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता था, हैरी उस आदमी की काफ़ी मदद करता था। हैरी पूरी कंपनी में सच्ची रुचि लेता था। जब मैं रिटायर हुआ तो हैरी ही मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक था, परंतु मुझे गलत मत समझना, मेरे दोस्त ने कहा। हैरी ने उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वह किसी के काम में अड़ंगा नहीं लगाता था। वह नकारात्मक रूप से आक्रामक नहीं था। वह लोगों की पीठ पीछे बुराई नहीं करता था और वह ऑर्डर भी नहीं देता था। वह सिर्फ मदद करता था। हैरी इस तरह बर्ताव करता था जैसे कंपनी में होने वाली हर चीज़ से उसे फ़र्क पड़ता था। उसने कंपनी के बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया था। हैरी के उदाहरण से हम भी सीख सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ और यही काफ़ी है वाला रवैया छोटा नकारात्मक सोच है। बड़े चिंतक अपने आप को टीम के सदस्य के रूप में देखते हैं और अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ जीतते या हारते हैं। वे जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, चाहे इसके बदले में उन्हें कोई सीधा लाभ हो रहा हो या न हो रहा हो। वह आदमी जो अपने डिपार्टमेंट के बाहर ही हर समस्या को यह कहकर टाल देता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसी डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात की चिंता करने दो। उसका रवैया उसे कभी लीडर नहीं बनवा सकता। इसका अभ्यास करें। बड़े चिंतक बनने का अभ्यास करें। कंपनी की रुचि को अपनी रुचि की तरह देखें। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बहुत कम लोग अपनी कंपनी में सच्ची निस्वार्थ रुचि लेते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही बड़े चिंतक बनने के काबिल होते हैं और इन्हीं थोड़े से लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां दी जाती है। बहुत से लोग अपनी उपलब्धि के राह में छोटी, घटिया, महत्वहीन चीजों को बाधा बना लेते हैं। हम इन 4 उदाहरण को देख सकते हैं। पहला, अच्छे भाषण के लिए क्या जरूरी होता है। हर आदमी चाहता है कि वह सबके सामने बढ़िया बोल सके, परंतु ज्यादातर लोगों की यह चाहत पूरी नहीं हो पाती। ज्यादातर लोग घटिया वक्ता होते हैं। क्यों? इसका कारण सीधा सा है। ज्यादातर लोग बोलते समय बड़ी महत्वपूर्ण बातों के बजाय छोटी घटिया बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चर्चा की तैयारी करते समय ज्यादातर लोग खुद को मानसिक निर्देश देते रहते हैं, मुझे सीधे खड़े रहना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना चाहिए और अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता को यह पता न चलने दो कि आप नोट्स की मदद ले रहे हो। याद रखो, ग्रामर की गलती मत होने दो। इस बात का ध्यान रखो कि आपकी टाई सीधी रहे। जोर से बोलो पर ज्यादा जोर से नहीं, इत्यादि। जब जब वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो क्या होता है? वह डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक सूची बना ली है कि उसे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? संक्षेप में वह फ्लॉप हो जाता है। वह इसलिए फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उसने एक अच्छे वक्ता के छोटे, घटिया, तुलनात्मक रूप से महत्वहीन गुणों पर ध्यान केंद्रित किया है और अच्छे वक्ता के बड़े गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। जिस बारे में आप बोलने जा रहे हैं उसका ज्ञान और दूसरे लोगों को बताने की उत्कृष्ट इच्छा। अच्छे वक्ता का असली इम्तिहान इस बात में नहीं होता कि वह सीधा खड़ा होता है या नहीं, वह ग्रामर में गलतियां करता है या नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि वह जनता तक अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाता है या नहीं। हमारे ज़्यादातर चोटी के वक्ताओं में कई सारे दोष होते हैं। कईयों की तो आवाज़ ही खराब है। अमेरिका के बहुत से प्रसिद्ध वक्ताओं को तो अगर भाषण देने की परीक्षा में बैठाया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उनमें से कई तो फेल हो जाएंगे। परंतु इन सभी सफल सार्वजनिक वक्ताओं में एक बात पाई जाती है, उनके पास कहने को कुछ होता है और उनमें दूसरे लोगों को अपनी बात बताने की प्रबल इच्छा होती है। दूसरा, झगड़े की वजह क्या होती है?
कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर झगड़े की वजह क्या होती है? 99% मामलों में झगड़े छोटी छोटी महत्वहीन बातों से शुरू होते हैं। जैसे जॉन थोड़ा थका हुआ तनाव में घर लौटता है। डिनर में उसे मजा नहीं आता और वह शिकायत करने लगता है। उसकी पत्नी जेन का दिन भी अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए वह आत्मरक्षा में कह देती है, इस बजट में मैं इससे अच्छा खाना कैसे बनाऊं? या अगर हमारे पास बाकी सबकी तरह नया गैस स्टोव हो तो मैं इससे बेहतर खाना पका सकती हूँ। इससे जॉन का गर्व आहत हो जाता है और वह बदले में जेन पर हमला कर देता है। देखो जेन, सवाल पैसे की कमी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तक शांति स्थापित होती है, एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा चुके होते हैं। एक दूसरे के माँ बाप, पैसे, शादी से पहले के वादे, शादी के बाद के वादे और इसी तरह के दूसरे मामलों को बीच में लाया जाता है। दोनों ही दल युद्ध में तनावग्रस्त और नर्वस होते हैं। दोनों के मतभेद पूरी तरह नहीं सुलझ पाते और दोनों को ही अपनी अगली लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए नए हथियार मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों की वजह से, छोटे चिंतन की वजह से ज्यादा झगड़े होते हैं। इसलिए अगर आप झगड़ों से बचना चाहते हैं तो आपको छोटे चिंतन से बचना होगा। यहाँ एक आजमाई हुई तकनीक बताई जा रही है। किसी की शिकायत करने से पहले, उस पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, आत्मरक्षा में उस पर हमला करने से पहले खुद से पूछे, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है? ज्यादातर बार मामला महत्वपूर्ण होता ही नहीं है और आप झगड़े से बच जाते हैं। खुद से पूछे, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसकी सिगरेट की राख बिखर गई, या उसने टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाया, या वह शाम को देर से घर लौटा? क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसने थोड़ा पैसा उड़ा दिया, या उसने कुछ ऐसे लोगों को घर पर बुलवा लिया जिसे मैं पसंद नहीं करता? जब आप नकारात्मक क्रिया करने वाले हो तो खुद से पूछे, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? इस सवाल में जादू है और यह आपके घर का माहौल सुधार सकता है। यह ऑफिस में भी काम करता है। जब आपके सामने वाला ड्राइवर आपके सामने कट मारता है तो यह ट्रैफिक में भी काम आता है। यह जिंदगी की किसी भी ऐसी परिस्थिति में काम करता है जिसमें झगड़े का अंदेशा हो। तीसरा, जॉन को सबसे छोटा ऑफिस मिला और वह बर्बाद हो गया। कुछ साल पहले मैंने देखा कि छोटे चिंतन के कारण किस तरह एक आदमी का करियर तबाह हो गया। विज्ञापन कंपनी में 4 युवा एग्जीक्यूटिव को नए ऑफिस दिए गए। 3 ऑफिस तो एक से थे, परंतु चौथा ऑफिस थोड़ा छोटा था। जेएम को चौथा ऑफिस दिया गया। इससे उसका गर्व आहत हुआ। तत्काल उसे महसूस हुआ कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। नकारात्मक चिंतन, गुस्सा, करवाहट, ईर्ष्या ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। जेएम को लगने लगा कि लोग उसे कम योग्य समझते हैं। परिणाम यह हुआ कि जेएम अपने साथी एग्जीक्यूटिव के प्रति शत्रुता रखने लगा। सहयोग करने के बजाय वह उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश करने लगा। माहौल बिगड़ता गया। 3 महीने बाद जेएम का व्यवहार इतना खराब हो गया कि मैनेजमेंट के पास उसे हटाने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा। एक छोटी सी बात पर बुरा मानने के कारण जेएम का करियर तबाह हो गया। भेदभाव के बारे में सोचने की उसे इतनी जल्दी थी कि वह यह नहीं देख पाया कि कंपनी तेजी से विकास कर रही थी और ऑफिस में जगह की कमी थी। उसने यह नहीं सोचा कि जिस एग्जीक्यूटिव ने ऑफिस बांटे थे, उसे तो यह भी नहीं पता था कि कौन सा ऑफिस छोटा है और कौन सा बड़ा। सिवाय जेएम के कंपनी में और किसी भी आदमी को ऐसा नहीं लगा कि उसके छोटे ऑफिस से उसकी इज्जत घट गई हो। महत्वहीन बातों पर छोटे सोच से आप आहत हो सकते हैं। जैसे आपका नाम डिपार्टमेंट की सूची में सबसे आखिर में लिख दिया जाए, या आपके ऑफिस के किसी मेमो को चौथी कार्बन कॉपी दी जाए। बड़ा सोचें और इन छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दें। चौथा, हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि अगर सेल्समैन में दूसरे गुण हो तो सेल्समैनशिप में हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। मेरा एक दोस्त भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है और वह मजाकिया स्वभाव का है। कुछ महीने पहले मेरे इस मजाकिया दोस्त के पास एक युवक आया और उससे सेल्समैन की नौकरी मांगी। इस युवक को हकलाने की आदत थी और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि वह मेरे साथ मजाक कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त ने इस हकलाने वाले उम्मीदवार से कहा कि उसे तो सेल्समैन की ज़रूरत ही नहीं है, परंतु उसे एक दोस्त यानी कि मुझे एक सेल्समैन की ज़रूरत है। फिर उसने मुझे फ़ोन किया और मुझसे उस युवक की इतनी तारीफ़ कर दी कि मुझे कहना ही पड़ा, उसे अभी मेरे पास भेज दो। 30 मिनट बाद वह युवक मेरे सामने खड़ा था। उसके 3 शब्द बोलने से पहले ही मैं समझ गया कि मेरे दोस्त ने उसे मेरे पास क्यों भेजा था।
उसने कहा, मिस्टर एक्स ने मुझे आपके पास नौकरी के लिए भेजा है। हर शब्द बोलने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। मैंने खुद से सोचा, यह आदमी $1 के नोट को वॉल स्ट्रीट में 90 सेंट में भी नहीं बेच पाएगा। मुझे अपने दोस्त पर गुस्सा आया, परंतु मुझे उस युवक से सच्ची हमदर्दी भी थी। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम उससे कुछ विनम्र प्रश्न तो पूछ लिए जाएं, ताकि मैं कोई अच्छा सा बहाना बना सकूं कि मैं उसे काम पर क्यों नहीं रख सकता। चर्चा के दौरान मैंने पाया कि यह आदमी काम का था, उसमें बुद्धि थी, उसमें आत्मविश्वास था, परंतु इसके बावजूद मैं इस तथ्य को नहीं पचा पाया कि वह हकलाता था। आखिरकार मैंने उससे इंटरव्यू का आखिरी सवाल करने का फैसला किया। आपने यह कैसे सोचा कि आप इस जॉब में सफल हो पाएंगे? उसने जवाब दिया, मैं तेज़ी से सीख सकता हूँ। मैं लोगों को पसंद करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपकी कंपनी अच्छी है और मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। अभी मेरे साथ हकलाने की समस्या है, परंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे किसी और को भी कोई परेशानी होगी। उसके जवाब ने मुझे बता दिया कि उसके पास सेल्समैन बनने की सचमुच महत्वपूर्ण योग्यता थी। मैंने तत्काल उसे मौका देने का फैसला कर लिया और आपको यह जानकर हैरत होगी कि वह एक सफल सेल्समैन बन चुका है। अगर बाकी बड़ी योग्यताएं हों तो बोलने वाले व्यवसाय में हकलाने की आदत भी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। इन 3 उपायों का अभ्यास कीजिए ताकि आप छोटी छोटी बातों के बारे में सकारात्मक रूप से सोच सकें। पहला, अपनी नज़र बड़े लक्ष्य पर लगाए रखें। कई बार हम उस सेल्समैन की तरह होते हैं जो सामान बेचने में असफल रहने के बाद अपने मैनेजर को बताता है, परंतु मैंने ग्राहक के सामने साबित कर दिया कि वह गलती पर था। बेचने में बड़ा लक्ष्य सामान बेचना होता है, बहस में जीतना नहीं होता। शादी में बड़ा लक्ष्य शांति, सुख, खुशी है, बहस में जीतना नहीं, या यह कहना नहीं, मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता सकता था। कर्मचारियों के साथ काम करते समय बड़ा लक्ष्य उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना होता है। छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें नीचा दिखाना नहीं होता। पड़ोसियों के साथ बड़ा लक्ष्य आपसी सम्मान और दोस्ती होता है। यह देखना नहीं होता कि उनका कुत्ता कभी कभार रात में भौंकता है, इसलिए उस कुत्ते को जंगल में छोड़ देना चाहिए। अपनी नज़र को बड़े लक्ष्य पर जमाए रखें। दूसरा, खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? नकारात्मक रूप से उत्तेजित होने के बजाय अपने आप से पूछें, क्या यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस बारे में चिंता करूं? अगर आप खुद यह सवाल पूछेंगे तो आप छोटे छोटे मामलों पर कुंठित होने से बच सकते हैं। अगर हम झगड़े की परिस्थितियों में खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है, तो हम कम से कम 90% झगड़ों से बच सकते हैं। तीसरा, छोटेपन के जाल में न फंसे। भाषण देते समय समस्याएं पैदा करने के बजाय समस्याएं सुलझाएं। कर्मचारियों को सलाह देते समय उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो महत्वपूर्ण है, जिनसे फ़र्क पड़ता है। सतही मुद्दों में उलझकर न रह जाएं। महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, बड़ी सोच से हर तरह से फ़ायदा होता है। अपने आप को सस्ते में ना बेचें। खुद का कम मूल्यांकन करने का अपराध कभी ना करें। अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। बड़े चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनसे असफलता, हार, दुख के निराशाजनक चित्र बनते हों। अपनी दृष्टि को विस्तार दें। सिर्फ यह न देखें कि क्या है, बल्कि यह भी देखें कि क्या हो सकता है। चीज़ों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें। सोचें, सचमुच सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, इसी बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? बड़ा सोचकर बड़े बन जाएं। तो दोस्तों, इस बुक में 13 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।
और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।